यह रोड की क्या हालत हो गई है। बेचारे पैदल चलने वालों की क्या हालत होती होगी। अगर आज बारिश ना हुई होती तो कितना बढ़िया होता। जैसे तैसे रोहिणी अपनी कार से निकलकर रोड क्रॉस कर हॉस्पिटल पहुंच गई। वार्ड नंबर पूछकर रोहिणी पहुंच गई अपनी सहेली से मिलने। उसे किडनी में पथरी थी। उसी के ऑपरेशन के लिए भर्ती थी। कल उसका ऑपरेशन हुआ था। सहेली से मिलने और उसका हालचाल पूछने के बाद जब रोहिणी उसके बिस्तर पर बैठी तो उसने कमरे में इधर उधर निगाह डाली। सेमी प्राइवेट वार्ड होने के कारण उसमें दो ही मरीज थे। दूसरी मरीज भी महिला ही थी। उसने गौर से दूसरी मरीज को देखा तो उसे वह कुछ जानी पहचानी लगी। उसने दिमाग पर जोर देकर सोचा। वह मरीज भी उसे गौर से देख रही थी। उसकी बूझी आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे कई बरसों बाद वह अपने किसी फ्रेंड को देख रही हूँ। दोनों की आंखें एक दूसरे के मनोभावों को पढ़ रही थी और फिर जैसे अचानक एक साथ दोनों के मन में दुविधा और संकोच की बेड़ियां टूट गई हों। रोहिणी चौंकती हुई उसकी तरफ लपकी। आकृति। मरीज के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। तुमने मुझे पहचान लिया? आकृति के स्वर से ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है। रोहिणी अचानक आसमान से आ टपकी थी, वरना वह इस संसार में असहाय और अनाथ जीवन व्यतीत कर रही थी। आकृति, तुम यहाँ और इस हालत में? रोहिणी ने उसके हाथों को पकड़कर कहा। रोहिणी एक पल को चुप रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हें इस हालत में देखूंगी। तुम्हारी सुंदर काया को क्या हुआ? चेहरे की चमक कहाँ चली गई? ऐसा कैसे हुआ? आकृति ने पलंग से उठकर बैठने का प्रयास किया, परंतु उसकी सांस फूलने लगी। रोहिणी ने उसे सहारा दिया, पलंग को पीछे से उठा दिया, जिससे आकृति अधलेटी सी हो गई। तुमने इतने सारे सवाल कर दिए, समझ नहीं आता कैसे इनके जवाब दूं। एक दिन में सब कुछ बयां नहीं किया जा सकता। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, हाफ जाती हूँ। फेफड़े कमज़ोर है ना। तुम्हें हुआ क्या है? रोहिणी ने पूछा। एक रोग हो तो बताऊं। अब तुम मिली हो तो धीरे धीरे सब जान जाओगी। क्या तुम्हारे पास इतना समय है कि रोज आकर मेरी बातें सुन सको? हाँ, मैं रोज आऊंगी और सुनूंगी। रोहिणी को आकृति की हालत देखकर तरस नहीं, रोना आ रहा था, जैसे वह उसकी जान हो जो उसे छोड़कर जा रही थी। उसने कसकर आकृति का हाथ पकड़ लिया। आकृति के बदन में एक सुरसुरी सी दौड़ गई। उसके अंदर एक सुखद एहसास ने अंगड़ाई ली। वह तो जीने की आस ही छोड़ चुकी थी, परंतु रोहिणी को देखकर उसे लगा उसे देखने समझने वाला कोई है अभी इस दुनिया में। फिर कोई जब चाहने वाला पास हो तो जीने की लालसा स्वतः ही बढ़ जाती है। तुम्हारे साथ कोई नहीं है? रोहिणी ने आंखें झपकाते हुए पूछा। कोई देखभाल करने वाला? तुम्हारे घर का कोई? आकृति ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। नहीं, कोई नहीं। क्यों? घर में कोई नहीं है क्या? जो मेरे अपने थे उन्हें मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, और जीवन के पथ पर चलते हुए जिन्हें मैंने अपना बनाया वे बीच रास्ते छोड़कर चलते बने। अब मैं नितांत अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा अपना। आज वर्षों बाद तुम मिली हो तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुराना जीवन फिर से लौट आया हो। मेरे जीवन में भी खुशी के दो फूल खिल गए हैं, जिनकी सुगंध से मैं महक रही हूँ। काश यह सपना ना हो। तुम दोबारा आओगी ना? हाँ हाँ आकृति, मैं आऊँगी, तुमसे मिलने ही नहीं, तुम्हारी देखभाल करने के लिए भी। अच्छा, हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठा रहा है? आकृति ने फिर एक गहरी सांस ली। है एक चाहने वाला, परंतु उसने मेरी बीमारियों के कारण मुझसे इतनी दूरी बना ली है कि वह मुझे देखने भी नहीं आता। कभी कभी उसका नौकर आ जाता है और हॉस्पिटल का पिछला बिल भरकर कुछ एडवांस दे जाता है ताकि मेरा इलाज चलता रहे। बस मेरे प्यार के बदले में इतनी मेहरबानी वह कर रहा है। उस दिन रोहिणी आकृति के पास बहुत देर तक नहीं रुक पाई, क्योंकि वह ऑफिस से आई थी। शाम को आने का वादा करके वह ऑफिस आ गई, परंतु वहाँ भी उसका मन नहीं लगा। आकृति की दुर्दशा देख उसे अफसोस के साथ साथ दुख भी हो रहा था। उसे कॉलेज के दिन याद आने लगे जब वे दोनों साथ साथ पढ़ती थीं।
आकृति और रोहिणी दोनों ही शिक्षित परिवारों से थीं। रोहिणी के पिता आईएएस अफसर थे तो आकृति के पिता वरिष्ठ आर्मी ऑफिसर। दोनों एक ही क्लास में थीं। दोस्ती थी, परंतु दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। रोहिणी पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों व मान्यताओं को मानने वाली लड़की थी, तो आकृति को स्थापित मूल्य तोड़ने में मजा आता था। परंपराओं का पालन करना उसे नहीं भाता था। नैतिकता उसके सामने पानी भरती थी, जो मूल्य धूल चाटते नजर आते थे। आकृति बहुत बड़ी अफसर बनना चाहती थी, परंतु रोहिणी को पता नहीं था कि वह क्या बन गई। हाँ, वह शादी भी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था शादी का बंधन स्त्री के लिए एक लिखित आजीवन कारावास का अनुबंध होता है। तब युवाओं के बीच लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ने लगा था। आकृति ऐसे संबंधों की हिमायती थी। कॉलेज के दौरान ही उसकी कई लड़कों के साथ संबंध थे। इसका पता चलने पर रोहिणी ने उसे समझाया था, यह सब ठीक नहीं है, दोस्ती तक तो ठीक है, परंतु। तब आकृति ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, रोहिणी, तुम कौन से युग में जी रही हो? यह मॉडर्न जमाना है जीवन जीने का। यहाँ व्यक्तिगत पसंद से रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, माँ बाप की पसंद से नहीं। वैसे भी इट्स माई लाइफ, मैं जैसे चाहूँगी जीऊँगी। रोहिणी के पास तर्क थे, परंतु आकृति के ऊपर उनका कोई असर ना होता। कॉलेज के बाद दोनों सहेलियां अलग हो गईं। रोहिणी के पिता केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति से वापस चले गए। रोहिणी ने वहां से सिविल सर्विसेज की तैयारी की और यूपीएससी की ग्रुप बी सेवा में चुन ली गई। कई साल पोस्टिंग के बाद उसका दिल्ली आना हुआ था। इस बीच उसकी शादी भी हो गई। पति केंद्र सरकार में ग्रुप ए अफसर थे। दोनों ही दिल्ली में तैनात थे। उसकी 10 वर्ष की एक बेटी थी। रोहिणी को आकृति के जीवन के पिछले 15 वर्षों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे उत्सुकता थी जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानने की। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया। तमाम रोगों ने उसके शरीर को जकड़ लिया। वह शाम होने का इंतजार कर रही थी। प्रतीक्षा में समय भी लंबा लगने लगता है। वह बार बार घड़ी देखती, परंतु घड़ी की सुइयां जिसे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। किसी तरह शाम के 5 बजे, अभी 1 घंटा बाकी था, परंतु वह अपने सीनियर को हॉस्पिटल जाने की बात कहकर बाहर निकल आई। गाड़ी में बैठने से पहले उसने अपने पति को फ़ोन करके बता दिया कि वह हॉस्पिटल जा रही है, घर देर से लौटेगी। रोहिणी को देखते ही आकृति के चेहरे पर खुशी फैल गई, जैसे उसके अंदर असीम ऊर्जा और शक्ति का संचार होने लगा हो। रोहिणी उसके लिए फल लाई थी। उन्हें सिरहाने के पास रखी मेज पर रखकर वह आकृति के पलंग पर बैठ गई। फिर उसका हाथ पकड़कर पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? आकृति के होठों पर खुशी की मुस्कान थी, तो आंखों में एक आत्मीय चमक। चेहरा थोड़ा सा खिल गया था। बोली, लगता है अब मैं बच जाऊंगी। रात में रोहिणी ने अपने पति अनीस को आकृति के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर उन्हें भी दुख हुआ। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते हुए वे दोनों ही आकृति से मिलने गए। अनीश ने डॉक्टर से मिलकर आकृति की बीमारियों की जानकारी ली। डॉक्टर ने जो कुछ बताया वह बहुत दर्दनाक था। आकृति के फेफड़े ही नहीं, लीवर और किडनियां भी खराब थी। वह शराब और सिगरेट के अति सेवन से हुआ था। रोहिणी को पता नहीं था कि वह इन सब का सेवन करती थी। अनीस ने जब उसे बताया तो वह हैरान रह गई। पता नहीं किस दुष्चक्र में फंस गई थी वह। खैर, अनीस और रोहिणी ने यह किया कि रात में आकृति के पास अपनी नौकरानी को देखभाल के लिए रख दिया। अनीस नियमित रूप से उसके इलाज की जानकारी लेती। उनके कारण ही अब डॉक्टर आकृति का ध्यान रखने लगे थे। वह बेहतर से बेहतर इलाज उसे मुहैया करा रहे थे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि आकृति 1 महीने के अंदर ही इतनी ठीक हो गई कि अपने घर जा सकती थी। हालांकि दवा नियमित लेनी थी। जिस दिन उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था वह कुछ उदास थी। उसका सौंदर्य पूर्ण रूप से तो नहीं, परंतु इतना अवश्य लौट आया था कि वह बीमार नहीं लगती थी। रोहिणी ने पूछा, तुम खुश नहीं लग रही हो, क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ठीक होकर घर जा रही हो।
आकृति ने खाली आंखों से रोहिणी को देखा, फिर फीकी आवाज में कहा, कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है। अपने दोस्त के यहाँ जो तुम्हारा इलाज करवा रहा था। एक फीकी उदास हंसी आकृति के होठों पर तैर गई। जो व्यक्ति मुझसे मिलने हॉस्पिटल में कभी नहीं आया वह मुझे अपने घर रखेगा? फिर वह तुम्हारा इलाज क्यों करवा रहा था? बस एक यही एहसान उसने मेरे ऊपर किया है। मेरे प्यार का कुछ कर्ज उसे अदा करना ही था। वह बहुत पैसे वाला है, परंतु एक बीमार औरत को अपने घर में रखने का फैसला उसके पास नहीं है। उसे रोज़ अनगिनत सुंदर और कुंवारी लड़कियां मिल सकती हैं, तो वह मेरी परवाह क्यों करेगा? वैसे मैं स्वयं उसके पास नहीं जाना चाहती हूँ। मैं किसी भी मर्द के पास नहीं जाना चाहती हूँ। मर्दों ने ही मुझे प्यार की इंद्रधनुषी दुनिया में भरमा कर मेरी यह दुर्गति की है। मैं किसी महिला आश्रम में जाना चाहती हूँ। उसके स्वर में आत्मविश्वास सा आ गया था। रोहिणी सोच में पड़ गई। उसने अनीस से सलाह ली, फिर आकृति से बोली, तुम कहीं और नहीं जाओगी, मेरे घर चलोगी। तुम्हारे घर? आकृति का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, और अब इसके बाद कोई सवाल नहीं। चलो। रोहिणी और अनीस को फ्लैट मिला था। उसमें पर्याप्त कमरे थे। एक कमरा उन्होंने आकृति को दे दिया। आकृति रोहिणी और अनीस की दरियादिली, प्रेम और स्नेह से अभिभूत थी। उसके पास धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। आकृति के पिता आर्मी ऑफिसर थे। माँ भी उच्च शिक्षित थी। आर्मी में रहने के कारण उन्हें तमाम सुविधाएं प्राप्त थी। पिता रोज़ क्लब जाते थे और शराब पीकर लौटते थे। माँ भी कभी कभार क्लब जाती और शराब का सेवन करती। उनके घर में शराब की बोतलें रखी ही रहती। कभी कभार घर में भी महफिलें जम जाती। आकृति के पिता के यार दोस्त अपनी बीवियों के साथ आते या कोई रिश्तेदार आ जाता तो महफिल कुछ ज़्यादा ही रंगीन हो जाती। आकृति बचपन से ही यह सब देखती आ रही थी। उसके कच्चे मन में वैसी ही संस्कृति और संस्कार घर कर गए। उसे यही वास्तविक जीवन लगता। 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसने शराब का स्वाद चोरी छिपे चख लिया था और सिगरेट के सिट्टे भी लगा लिए थे। ग्रेजुएशन करने के बाद आकृति ने मम्मी पापा से कहा, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, तो तैयारी करो। कोचिंग करनी पड़ेगी। अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट डीयू के पास हैं। क्या दिक्कत है, ज्वाइन कर लो। परंतु इतनी दूर आने जाने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि यहीं आसपास बतौर पीजी में रह लूँ, तभी कुछ हो पाएगा, आकृति ने कहा। मम्मी पापा ने एक दूसरे की आंखों में एक पल के लिए देखा। फिर पापा ने उत्साह से कहा, ओके माई गर्ल, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। किंतु यह अकेली कैसे रहेगी? मम्मी ने शंका व्यक्त की। क्या दकियानुसी बातें कर रही हो? आजकल लड़कियां विदेश जा रही हैं पढ़ने के लिए। यह तो दिल्ली में ही रहेगी। जब मर्जी हो जाकर मिल आया करना। यह भी आती जाती रहेगी। यस मॉम, आकृति ने दुलार से कहा। जब बाप बेटी राजी हो तो माँ की कहाँ चलती हैं। उसे परमिशन मिल गई। उसने 1 साल का कोर्स ज्वाइन कर लिया और मुखर्जी नगर में ही रहने लगी। जैसा कि आकृति का स्वभाव था, वह जल्दी लड़कों में लोकप्रिय हो गई। कोचिंग में पढ़ने वाले कई लड़के उसकी दोस्त बन गए। सभी बड़े घरों के थे। उनके पास अनाप शनाप पैसे आते थे। आए दिन पार्टियाँ होती। आकृति उन पार्टियों की शान समझी जाती थी। लड़के उसके सामीप्य के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते। दिन महीनों में नहीं बदले, उसके पहले ही आकृति कई लड़कों के गले का हार बन गई। बहुत जल्दी उसके मम्मी पापा को उसकी हरकतों के बारे में पता चल गया। मम्मी ने समझाया, बेटा यह क्या है? इस तरह का जीवन तुम्हें कहाँ ले जाकर छोड़ेगा? कुछ सोचा है? हमने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी थी। इतनी छूट तो विदेशों में भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देते। चलो, तुम पीजी में नहीं रहोगी। जो कुछ करना है हमारी निगाहों के सामने घर पर रहकर करोगी। मम्मी, मेरी कोचिंग तो पूरी हो जाने दो, आकृति ने प्रतिरोध किया। जो तुम्हारे आचरण हैं उनसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोचिंग की पढ़ाई कर पाओगी? कोचिंग पूरी भी कर लो तो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर पाओगी? पढ़ाई करने के लिए किताबें लेकर बैठना पड़ता है। लड़कों के हाथ में हाथ डालकर पढ़ाई नहीं होती, माँ ने कड़ाई से कहा। मम्मी प्लीज़, आप पापा को एक बार समझाओ ना। आकृति ने फिर प्रतिरोध किया। नहीं आकृति, तुम्हारे पापा बहुत दुखी और आहत हैं।
मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती। तुम अपने मन की करोगी तो हम तुम्हें रुपया पैसा देना बंद कर देंगे, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे करना। आकृति अपने घर आ तो गई, परंतु अंदर से बहुत अशांत थी। घर पर ढेर सारे प्रतिबंध थे। अब हर क्षण माँ की उस पर नज़र रहती। शराब, सिगरेट और लड़कों से वह भले ही दूर हो गई थी, परंतु मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उसके दोस्तों से उसका संपर्क बना हुआ था। जब फ़ोन करना संभव ना होता, चैटिंग के माध्यम से संपर्क हो जाता। लड़के इतनी आसानी से सुंदर मछली को फिसलकर पानी में जाने देना नहीं चाहते। लड़कों ने उसे तरह तरह से समझाया। वे सभी उसका खर्च उठाने के लिए तैयार थे। रहने खाने से लेकर कपड़े लत्ते और शौक तक, सब कुछ। बस वह वापस आ जाए। प्रलोभन इतने सुंदर थे कि वह लोभ संवरण ना कर सकी। माँ बाप के प्यार, संरक्षण और सलाहों के बंधन टूटने लगे। आकृति ने बुद्धि के सारे द्वार बंद कर दिए, सभी को तिलांजलि दे दी और एक दिन घर से कुछ रुपए और पैसे, कपड़े लेकर फरार हो गई। दोस्तों ने उसके खाने व रहने के लिए एक फ्लैट का इंतज़ाम कर रखा था। काफ़ी दिनों तक वह बाहरी दुनिया से दूर अपने घर में बंद रही। पता नहीं उसके माँ बाप ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया था या नहीं। उसने अपना फ़ोन नंबर ही नहीं, फ़ोन सेट भी बदल लिया था। माँ बाप अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाते तो उसका पता चलना मुश्किल नहीं था। उसके पुराने फ़ोन की कॉल डिटेल्स से उसके दोस्तों और फिर उस तक पुलिस पहुँच सकती थी, परंतु उसके माँ बाप ने पुलिस में उसके गुम होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। आकृति का जीवन एक दायरे में बंद कर रह गया था। खाना पीना और अय्यासी। जब तक वह नशे में रहती उसे कुछ महसूस ना होता, परंतु जब जब एकांत के साए घेरते उसके दिमाग में तमाम तरह के विचार उमड़ते, माँ बाप की याद आती। आकृति ने धीरे धीरे महसूस किया उसके जो मित्र पहले रोज उसके पास आते थे, अब हफ्ते में 2-3 बार ही आते थे। पूछने पर बताते व्यस्तता बढ़ रही है, दूसरे काम आ गए हैं, मगर सत्य तो यह था कि उनके जीवन में एक रास्ता आ गई थी। अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा था। माँ बाप सवाल उठाने लगे थे। आकृति की तरह बेवकूफ़ तो थे नहीं, उन्हें अपना करियर बनाना था। कुछ की कोचिंग समाप्त हो गई तो वे अपने घर चले गए। जो दिल्ली के थे वे कभी कभार आते थे, परंतु अब उनके लिए भी आकृति का खर्चा उठाना भारी पड़ने लगा था। आकृति अनूप को अपना सर्वश्रेष्ठ हितैषी समझती थी। एक दिन उसी से पूछा, अनूप एक बात बताऊं, मैंने तुम लोगों की दोस्ती के लिए अपना घर परिवार और माँ बाप छोड़ दिए। अब तुम लोग मुझे एक एक कर छोड़कर जाने लगे हो। मैं तो कहीं की न रही, मेरा क्या होगा? अनूप कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, आकृति मेरी बात तुम्हें कड़वी लगेगी, परंतु सच्चाई यही है कि तुमने हमारी दोस्ती नहीं, अपने स्वार्थ और सुख के लिए घर छोड़ा था। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के बाद सब अलग हो जाते हैं, जैसा अब तुम्हारे साथ हो रहा है। यह कड़वी सच्चाई तुम्हें बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। हम सभी अभी बेरोजगार हैं, माँ बाप के ऊपर निर्भर हैं, करियर बनाना है। ऐसे में रात दिन हम अय्याशी करते रहेंगे तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। अपनी स्थिति पर उसे रोना आ रहा था, परंतु वह रो नहीं सकती थी। आगे आने वाले दिनों के बारे में सोचकर उसका मन बैठा जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। मैं क्या करूं अनूप? वह लगभग रुआसी हो गई थी। ना समझी में मैंने क्या कर डाला। बहुत सारी लड़कियां जवानी में ऐसा कर गुजरती हैं और बाद में पछताती हैं। तुमने कभी मुझे कुछ क्यों नहीं समझाया? मैं तो तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त समझती थी। अनूप हंसा। कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो? तुम कभी एक लड़की के प्रति वफादार रही? तुम्हारी नशे की आदत ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल दिया था। तुम एक ही समय में कई लड़कों के साथ प्रेम व्यवहार करोगी तो कौन तुम्हारे साथ निष्ठा से प्रेम संबंध निभाएगा? ऐसे में तुम किसी एक लड़के से सच्चे और अटूट प्रेम की कामना कैसे कर सकती हो? अनूप की बातों में कड़वी सच्चाई थी। आकृति ने कहा, मैंने जोश में आकर अपना सब कुछ गवा दिया। दोस्त भी एक एक करके चले गए। तुम तो मेरा साथ दे सकती हो। अनूप ने हैरान भरी निगाहों से उसे देखा। तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? मैं तो स्वयं तुमसे दूर जाने वाला था। 1 साल मेरा बर्बाद हो गया। इस बार प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तुम्हारे चक्कर में पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं पाई। घर में मम्मी पापा सभी नाराज़ हैं।
अय्यासी और मौज मस्ती छोड़कर मैं ईमानदारी से तैयारी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, वरना मेरा जीवन चौपट हो जाएगा। अनूप, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मछली की तरह एक से दूसरे हाथ में फिसलती रही, परंतु सच मानो मैंने तुम्हें सच्ची मन से प्यार किया है। जब कभी मन में अवसाद के बादल उमड़े, मैंने केवल तुम्हें याद किया। मुझे इस तरह छोड़कर ना जाओ। आकृति, तुम समझने का प्रयास करो। मैंने अगर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो मेरा भविष्य मेरे रास्ते से गायब हो जाएगा। मुझे कुछ बन जाने दो। मैं तुमसे प्यार की भीख नहीं मांगती, परंतु पेट की भूख के आगे मनुष्य सदा लाचार रहता है। मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं है। जहाँ इतना सब कुछ किया, मेरे प्यार के बदले इतना सा उपकार और कर दो। रहने के लिए एक कमरा और पेट की रोटी के लिए 2 पैसों का इंतज़ाम कर दो। मैं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहती। आकृति की आवाज़ दुनिया भर की बेचारगी और दीनता से भर गई थी। अनूप अपने दोस्तों की तरह कठोर नहीं था। उसके अंदर सहज मानवीय भाव थे। वह काफ़ी संवेदनशील था और आकृति के प्रति दया भाव भी रखता था, परंतु उसके लिए वह अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता था। अतः कुछ सोच कर बोला, तुम प्राइवेट नौकरी कर सकती हो? हाँ, मेरे पास और चारा भी क्या है। तो फिर ठीक है, तुम इसी फ्लैट में रहो। इसका किराया मैं दे दिया करूँगा। मैं अपने पिता से बात करके तुम्हें किसी कंपनी में काम दिलवा दूँगा, जिससे तुम्हारा गुजारा चल सके। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अनूप ने कुछ सोचते हुए कहा। या तुम अपने घर चली जाओ। आकृति ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर बोली, कौन सा मुंह लेकर जाऊं उनके पास? क्या बताऊंगी उन्हें कि मैंने कितने दिन क्या क्या किया? नहीं अनूप, मैं उनके पास जाकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। अनूप के पिता सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे। उसने पिता से कहकर आकृति को एक प्राइवेट कंपनी में लगवा दिया। 20,000 महीने पर। आकृति का जो लाइफस्टाइल था, उसके हिसाब से उसकी यह सैलरी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर थी। परंतु मुसीबत की घड़ी में मनुष्य को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। आकृति शराब और सिगरेट से छुटकारा नहीं पा सकी। एकांत उसे परेशान करता, पुरानी यादें उसे कचोटती। माँ बाप की याद आती तो वह पीने बैठ जाती। अनूप जब भी उससे मिलने आता, वह उसकी बाहों में गिरकर रोने लगती। वह समझाता, मत पिया करो इतना, बीमार हो जाओगी। अनूप, एकाकी जीवन मुझे बहुत डराता है। वह उससे चिपक जाती। माता पिता के पास वापस चली जाओ, वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। वह कई बार आकृति से यह बात कह चुका था, पर हर बार आकृति का यही जवाब होता, कौन सा मुंह लेकर जाऊं उनके पास? वे मुझे क्या बनाना चाहते थे और मैं क्या बन बैठी? माफ़ तो कर देंगे, परंतु समाज को क्या जवाब देंगे? वही जो अभी दे रहे होंगे। अभी वे मुझे मरा समझकर माफ़ कर देंगे, परंतु उनके पास रहकर मैं उन्हें बहुत दुख दूंगी। एक बार जा कर तो देखो। नहीं अनूप, तुम मेरे माँ बाप को नहीं जानते। वे मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अगर उन्हें माफ़ करना होता तो अब तक मुझे ढूंढ लिया होता। यह बहुत मुश्किल नहीं था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की। अनूप के समझाने का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता। यथास्थिति बनी रही। बस अनूप सिविल सर्विसेज की तैयारी में निरंतर जुटा रहा। इसका परिणाम यह रहा कि वह यूपीएससी परीक्षा पास कर गया। जब अनूप ट्रेनिंग के लिए जाने लगा तो आकृति ने कहा, अब तुम पूरी तरह से मुझसे दूर चले जाओगे। वह तो जाना ही था, अनूप ने उसे समझाते हुए कहा। आकृति के मन में बहुत कुछ टूट गया। वह जानती थी अनूप उसका नहीं हो सकता, फिर भी उसके दिल में एक कसक सी उठी। वह खोई खोई आंखों से अनूप को देख रही थी। अनूप ने कहा, देखो आकृति, मेरा कहना मानो, अब भटकने से कोई फ़ायदा नहीं। तुमने अपने जीवन को जितना गिराना था गिरा लिया। अब सावधानी से उठने की कोशिश करो। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है। कुछ बचाकर पैसे जोड़ लो और किसी लड़के से शादी करके घर बसा लो। मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं मदद करूँगा। आकृति ने जवाब नहीं दिया। अगले कुछ दिनों में अनूप मसूरी चला गया। आकृति पूरी तरह टूट गई। उसने अपनी सोच पर ताले लगा लिए, जैसे वह सुधरना ही नहीं चाहती थी। 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान अनूप उससे मिलने केवल एक बार आया। तब भी उसने आकृति को घर बसाने की सलाह दी, परंतु वह चुप ही रही। कई साल बीत गए। अनूप की पोस्टिंग हो गई थी। वह एक जिले का कलेक्टर बन गया था। उसे छुट्टी नहीं मिलती थी, या दिल्ली आकर भी वह उससे मिलना नहीं चाहता था। आकृति ने तय कर लिया था कि
वह शादी नहीं करेगी। अनूप उसका नहीं है, फिर भी उसका इंतज़ार करती थी। इंतज़ार जितना लंबा हो रहा था, उसकी शराब पीने की मात्रा भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। फिर पता चला कि अनूप की शादी किसी चीफ सेक्रेटरी की आईएएस बेटी से हो गई है। आकृति के अंदर जो थोड़ी सी आस बची थी, वह पूर्ण रूप से टूट गई। उसकी शराब की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वह दफ्तर भी नहीं जाती थी। अनूप से उसका कोई सीधा संपर्क नहीं था। कभी कभी अनूप के पिता का नौकर उसके हालचाल पूछ जाता था। वह अनूप के बारे में बताता था और उसके बारे में वही अनूप को खबर करता होगा। अत्यधिक शराब के सेवन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अनूप के पिता का नौकर लगभग रोज उसके पास आने लगा था। एक दिन उसी के सामने आकृति को खून की उल्टी हुई। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि अत्यधिक शराब के सेवन से उसके सारे अंदरूनी अंग खराब हो गए हैं। अनूप ने अपने नौकर के माध्यम से उसे सेमी प्राइवेट वार्ड में भर्ती करवा दिया था। इलाज का सारा खर्च वह भेज रहा था, परंतु कभी मिलने नहीं आया। उसके इलाज में कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका दुख उसे खाए जा रहा था, जैसे वह किसी बीमारी से नहीं, अपने दुख से ही मरेगी। परंतु इसी बीच संयोग से अस्पताल में रोहिणी प्रकट हुई और उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया। अब वह ठीक होकर घर आ गई थी। घर तो आ ही गई थी, परंतु किसके घर? उसका अपना घर संसार कहाँ था? यह प्रश्न अभी भी उसके सामने खड़ा था। अब आगे क्या? 35 वर्ष की अवस्था में अब वह कोई युवती न थी। बीमारी ने उसकी सुंदरता को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। नौकरी हाथ से जा चुकी थी। अनूप से भी व्यक्तिगत संपर्क टूट चुका था। अनीस केंद्र सरकार में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने अपने प्रयासों से आकृति को एक संस्था से जोड़ दिया। यह संस्था अनाथ बच्चों की देखभाल और उन्हें शिक्षा प्रदान करती थी। कुछ दिन तक आकृति रोहिणी के घर पर रही। फिर उसकी संस्था ने उसे एक घर लीज पर दिलवा दिया। साफ सफाई के बाद जिस दिन आकृति ने अपने घर में प्रवेश किया, तब रोहिणी और उसके पति के कुछ दोस्त मौजूद थे। छोटी सी पार्टी रखी गई थी। शाम को पार्टी के बाद जब रोहिणी आकृति को छोड़कर जाने लगी, तो आकृति ने कहा, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पहले जो लोग तुमसे जुड़े थे, वे स्वार्थवश जुड़े थे, इसीलिए तुम पतन की राह पर चल पड़ी थी। अब तुम्हारे सामने एक लक्ष्य है, बच्चों का भविष्य सुधारने का। इस लक्ष्य को ध्यान में रखोगी तो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में विचार करोगी, तो तुम एकाकी जीवन जीते हुए भी गलत रास्ते पर नहीं चलोगी। आकृति ने शर्मा कर सिर झुका लिया। रोहिणी ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। कई वर्षों बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू आए थे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।